हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न है बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आपको पता ही है कि सीरीज में जिनके ऑप्शंस गलत दिए होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सही करते हुए और अच्छे से हम पढ़ेंगे। और इन क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे। तो पहले पार्ट को चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, 2024 में पूछे हुए प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे लगातार 2022 में, 23 में, 24 में इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो निर्देशन देखिए, शैक्षिक निर्देशन होता है क्योंकि बच्चों को निर्देशन दिया जाता है शिक्षा में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा लिखित निर्देशन। लिखित रूप में निर्देशन नहीं किसी को दिया जाता है, बल्कि कैसे दिया जाता है, बोल करके, व्यक्तिगत रूप से। किसी को किसी बिजनेस में कोई समस्या तो वो व्यवसायिक निर्देशन लेगा, यानी कि अपने व्यवसाय को कैसे और आगे बढ़ाना है। अगर बच्चे को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो वो शैक्षिक निर्देशन लेगा। और किसी व्यक्ति को पर्सनल अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो व्यक्तिगत निर्देशन लेगा। तो इस तरीके से निर्देशन के प्रकारों में लिखित निर्देशन नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रेल लिपि संबंधित है। ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? श्रवण दोष, मानसिक दोष, अपंगहीनता या दृष्टि दोष। तो हम सभी को पता है कि जो ब्रेल लिपि है ये ऐसे बच्चों के लिए जो देख नहीं पाते, यानी कि दृष्टि दोष वाले बच्चे। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2024 और 2022 दोनों में ही ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से यहाँ पर देखिए किया गया है कि पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। अगर एग्जाम में पूछता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1992 में पारित हुआ। और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आया। यानी कि 93 से काम करना शुरू कर दिया। भारतीय पुनर्वास परिषद ने सारा का सारा अपना काम करना शुरू कर दिया। तो जब भी अधिनियम पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, 1992 लगाएंगे। तो अधिनियम जैसे ही दिखेगा आप 1992 लगाइएगा। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता भी है। देखिए लगातार 2 सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। जो अच्छी निर्देशन सेवा होगी वो क्या होगी? एक शिक्षक क्या चाहेगा कि आज के समय की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी कि बच्चे को ध्यान में रख करके, बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की रुचि, बच्चे को जो चीजें अच्छी लगती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको पढ़ाना होता है। तो यानी कि जो निर्देशन सेवा होगी वो भी बाल केंद्रित होगी, बच्चे को ध्यान में रख करके ही उसके लिए क्या सही है हम उसको बताएंगे। तो ऑप्शन आ जो है बाल केंद्रित, ये राइट आंसर होगा। शिक्षक केंद्रित या समाज केंद्रित ये राइट नहीं होगा। 2024 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया पठन अयोग्यता, लेखन अयोग्यता, गणितीय अयोग्यता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, लेखन अयोग्यता, यानी कि लिखने संबंधी विकार। 2024 में ही पूछा हुआ प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं सही से, उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? देहरादून, कानपुर, आगरा या हरिद्वार। तो राइट आंसर दोस्तों देहरादून। याद रखिएगा, द से दृष्टि और द से देहरादून, इस तरीके से आप ये याद रखिएगा। और ये प्रश्न भी अभी आप देखोगे कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का क्या आधार है? खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति के द्वारा।
तो अगर आपको सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करनी है तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो ऑप्शन द ही है। कोई बच्चा उसी काम को जल्दी से करके दिखा देगा और कोई उसी में बहुत टाइम लगाता है। तो बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की गति के द्वारा हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बच्चा सामान्य है और कौन सा प्रतिभाशाली है। 2017 और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? स्किनर का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का या जोनस का? तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन आ है, स्किनर का। ये कथन किसका है? स्किनर का है। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 9 भी, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला हम सभी को पता है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 22 अगस्त 1947 में, यानी कि हमारा देश आजाद होने के तुरंत बाद ये स्थापित हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझाव पर इसे स्थापित किया गया था। तो ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछता है तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का, बर्टन का, बार एवं बर्टन का या बार का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बार एवं बर्टन का। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952, 1953, 1954 या फिर 1955 में? तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर यहाँ पर आपको 1953 लगाना है। इसकी जो स्थापना है वो 1953 में की गई थी, लेकिन आपके पवन सीरीज में जो इसका आंसर है, पवन सीरीज में इसका आंसर दिया हुआ है 1956 और जो आपका राजन सीरीज है इसमें आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, राजन सीरीज में 1956 दिया हुआ है दोस्तों और पवन सीरीज में 1954 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सीरीज में आपको अलग अलग आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो ब्यूरो है इसकी जो स्थापना है वो किस लिए की गई थी, पहले तो आप ये जानिए। इसकी जो स्थापना है वो विद्यार्थियों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देने के लिए की गई थी, ताकि बच्चे भविष्य में जाकर के अपना खुद का कोई रोजगार कर पाए, खुद का कोई बिजनेस कर पाए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से की गई थी कि बच्चों को इस तरीके के परामर्श मिले जिससे वो अपना जाकर के अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए आगे पढ़ाई के बाद। तो इस तरीके से इसकी जो स्थापना 1953 में की गई थी, लेकिन बाद में इसे एनसीईआरटी के तहत इसको एनसीईआरटी में ही तरीके से मिला लिया गया था। हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के अंतर्गत फिर इसको शामिल कर लिया गया था आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ पर 1953 आप लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा क्या कहलाती है? ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार से कह सकते हैं हम कि शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, या इस तरीके के जितने भी बालक हैं सभी की शिक्षा जो कहलाती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा में ही विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा सब आ जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन आपको हम सही लगाएंगे। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो भाटिया बैटरी में दोस्तों कुल 5 उप परीक्षण हैं और ये प्रश्न भी बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या प्रक्षेपी प्रविधि से? तो राइट आंसर है, सबसे आसान तरीका है अवलोकन से। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 भी, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? ये प्रश्न में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। परामर्श या निर्देशन देने का जो काम होता है वो उसकी जो विशेषज्ञ समिति होती है उसका जो नेतृत्व है वो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर यही है। बहुत सारे लोग इसको गलत करके आ जाते हैं, तो याद रखिएगा परामर्श, निर्देशन, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, ये सभी किसकी जिम्मेदारी होते हैं, या इन सभी की जो विशेषज्ञ समिति होती है इसका जो नेतृत्व है वो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है? तो जो हमें दिख रहा है वो हार्ड होता है यानी कि कठोर। ऑप्शन नंबर अ, कठोर की श्रेणी में आता है।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमने सुना, जो हमें दिख रहा है वो हार्डवेयर, जो नहीं दिख रहा है वो सॉफ्टवेयर। तो ब्लैक बोर्ड तो हमें दिखता है ना क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 2023 में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर सब आप देख रहे हो। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? अविकसित, सामान्य, तीव्र या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो इंद्रियां होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों? तीव्र होती हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, वो बहुत ज्यादा सुनते भी हैं, जल्दी से वो एक तरीके से एक्सप्रेस भी करते हैं अपनी बातों को, और वो हर काम को जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो परामर्श के प्रमुख उद्देश्य में आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या उपरोक्त सभी। तो ये राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान कहाँ है? विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में या उपरोक्त सभी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा समन्वित शिक्षा या समावेशी शिक्षा ही इसको कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा भी आ जाएगा, और मुख्य धारा में तो इन बच्चों की शिक्षा करवाई ही जाती है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर किसी ने समन्वित शिक्षा भी लगाई है तो भी आंसर सही होगा, और अगर उपरोक्त सही लगाया है तो भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन समावेशी शिक्षा या समन्वित शिक्षा में आपकी विशिष्ट शिक्षा भी आ जाएगी, और ये मुख्य धारा वाला ये जो ऑप्शन है ये भी आ जाएगा। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये भी आपने लगाया है तो उपरोक्त सभी भी सही ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेल लिपि होती है वो ऐसे बच्चों के लिए बनाई जाती है जिन्हें देखने में समस्या होती है, यानी कि दृष्टि दोष वाले बालक। तो ब्रेल लिपि में आयताकार जो सेल होती है, आयताकार जो सेल होती है, इस आयताकार सेल में 6 बिंदु होते हैं, 6 डॉट होते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल अंक, बुद्धिलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि या उपरोक्त सभी। तो डेसिबल अंक के आधार पर हम बच्चों का वर्गीकरण करते हैं कि किस डेसिबल से लेकर के किस डेसिबल तक के तरीके से जो बच्चे हैं वो कम श्रवण बाधित है या गंभीर श्रवण बाधित है। इस तरीके से अलग अलग वर्गीकरण हम करते हैं कि बच्चा थोड़ा बहुत सुन भी पाता है कि बिल्कुल नहीं सुन पाता। 2023 और 2021 में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे थे। इसके बाद 2023 में पूछा हुआ प्रश्न था ये। फिर क्वेश्चन नंबर 22 2023 में पूछा हुआ है, आप देख सकते हो सब के सब प्रश्न यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1905 में किया था, और ये प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? कहानी, निष्कर्ष, गणना या उद्देश्य। तो कहानी इसमें नहीं आएगा। प्रैक्टिकल में हम गणना करते हैं, उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और कोई ना कोई लास्ट में कंक्लूजन भी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना डब्ल्यू वुंट ने की थी। देखिए यहाँ पर पूछा है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो डब्ल्यू वुंट ने की थी। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25, सही दृष्टि कहलाती है। 2022 और 23 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, तो 6/6 ऑप्शन आ सही हो जाएगा, सही दृष्टि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। तो मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश है, ये जो मनोविज्ञान केंद्र होता है, बच्चों को निर्देशन देना, बच्चों को परामर्श देना, बच्चों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना, या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना, शोध कार्य करना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हकलाने क्या कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। किसको अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? श्रवण बाधितों को, अस्थि बाधितों को, प्रतिभाशाली बालकों को, या दृष्टि बाधितों के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, प्रतिभाशाली बाधितों के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारी कार्यक्रम, या फिर सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सामान्य बालक बुद्धिलब्धि किस बुद्धिलब्धि में आते हैं? तो 90 से 110, ऑप्शन सही हो जाएगा। 2023 और 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में सम्मिलित नहीं है। सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा
सामान्य बालक, सामान्य बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में नहीं आते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रेल लिपि का विकास किया गया किसके द्वारा? तो लुई ब्रेल के द्वारा। तो लुईस यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2022 और 23 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अधिनियम है वो पारित हुआ था 1992 में, लेकिन जो स्थापना है उसके बाद हुई, यानी कि काम करना उसके बाद शुरू किया 1993 में। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो प्रश्न है ये यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, 4%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान कहाँ स्थित है? अस्थि बाधितों के लिए कानपुर, नागपुर, देहरादून या नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अस्थि बाधितों विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विशिष्ट शिक्षा में विकलांगता, रोगग्रस्तता, क्षमता, ये सब आते हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने के योग्य है और क्या नहीं करने के योग्य है। ये दोनों ही हम बताते हैं निर्देशन और परामर्श में कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा और वह दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या फिर सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना अनुदान देती है? तो इस प्रश्न का कोई एक आंसर नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें अब देखिए कोई संस्था है, किसी को सरकार 60% दे रही है, कोई मान लीजिए कोई महिलाओं की भलाई के लिए कोई संस्था काम कर रही है तो उसको सरकार 60% दे रही है और वो लोग अपनी तरफ से 40% लगा रहे हैं। इसी प्रकार से कोई और संस्था है जिसको सरकार 50% दे रही है और 50% संस्था खुद वहन कर रही है। जैसे बहुत सारे जो विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय होते हैं, दिव्यांग बच्चों के विद्यालय होते हैं, उसमें सरकार कहीं कहीं 70%, 80% योगदान देती है ऐसे स्कूलों के बच्चों को। तो आप समझ सकते हो कि अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग परसेंटेज होता है सरकार के अनुदान का। तो यहाँ पर कोई एक आंसर राइट नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को सही बताना गलती होगा। तो अगर देखा जाए तो 50-50 का अगर रेशियो हम ले तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सही होगा। अगर 50-50% हम ये माने कि 50% सरकार देती है और 50% वो संस्था स्वयं खर्च कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑप्शन ब लगा सकते हैं। लेकिन और यहाँ पर कोई भी आंसर इसमें सही हो सकता है एग्जैक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? हम सभी को पता है, हमने पढ़ा भी है। झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता की बात ना मानने वाले, ये सभी बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 42 है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु कौन कौन से परीक्षण होते हैं? सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यह कथन किसका है? तो ये कथन है वॉलमैन का, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास या शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो देखिए उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि इन बच्चों की नहीं होती है क्योंकि ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं या शिक्षा पूरी तरीके से इनको सही से नहीं मिल पाती। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है
मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, प्रतिभाशाली, पिछड़े, सामान्य या फिर विकलांग। तो विशिष्ट वर्ग के बालकों में सामान्य बालक नहीं आते हैं, ये प्रश्न अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक सिगमंड फ्रायड थे, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है। तो प्रतिभाशाली बालकों की जो शिक्षा है वो गतिवर्धन कक्षाएं, समृद्ध शाली कक्षाएं, विशिष्ट कक्षाएं या संपन्नीकरण विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको शिक्षा मिले। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सीईटी परीक्षण किसके लिए होता है? तो ये सीईटी परीक्षण बच्चों के लिए होता है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑलरेडी इस प्रश्न का आंसर सबसे पहला प्रश्न आपने यही देखा था। तो देखिए लिखित निर्देशन नहीं होता है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, परामर्श से संबंधित उपकरण है, संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग होता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग किन बच्चों के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, पिछड़े बालकों के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि है। तो जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहते हैं? तो बिने और साइमन को। तो ऑप्शन द यहाँ पर बिने राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष या कठोर अनुशासन। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ये मानसिक स्वास्थ्य को और अच्छा करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि बाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ग्राफ शीट। ग्राफ हम देख करके बनाते हैं और ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं वो ग्राफ को कैसे समझेंगे या कैसे देखेंगे? बाकी और सभी दृष्टि बाधितों के काम में आने वाले यहाँ पर ब्रेल स्लेट, टेलर फ्रेम, ध्वनि रहित कैसेट, ये सब काम आएंगे दृष्टि बाधितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? तो परामर्श में वार्तालाप के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत सामान्य बालकों को छोड़ करके सारे बालक आते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंद बुद्धि बालक हो, चाहे वो पिछड़े बालक हो। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों से झगड़ा करो, दूसरों से लड़ाई करो। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच है, जिनकी सीखने की गति धीमी है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 है, विकृत बालकों को बनना चाहिए। विकृत बालक हो या विकलांग बालक या दिव्यांग बालक हो, सभी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो औसत बालक से कम होती है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। रुचि का, अभिप्रेरणा का, रुचि और अभिप्रेरणा दोनों का या दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सा है, रुचि और अभिप्रेरणा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 65 है, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, और व दोनों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक, शैक्षिक रूप से वंचित बालक, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 है,
शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उनको किस प्रकार से सामान्यतः किस तरीके की अक्षमता देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए डिस्ग्राफिया, डिस्मिथिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया दिया हुआ है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, ईसी का पूरा नाम क्या है? तो ईसी का जो पूरा नाम है वो है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या है? तो निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, ये तीनों ही है। तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, वाणी बाधितों के बालकों का संबंध होता है? श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थी या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। और इस तरीके से टोटल 70 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट इसको पढ़ लिया। अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे विषयों के आपको नीचे राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं सारे बहुविकल्पी अथवा उत्तरी प्रश्नों को। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।